नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साइंस सॉल्यूशन में पाला में। मैं हूं महेश साहू। आपको बताऊंगा कक्षा 10वीं के साइंस के विषय में बारे में। मैं साइंस के विषय में हमारा चैप्टर चल रहा था फर्स्ट, जिसमें हमारा टॉपिक था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या पहचान क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से बनाया जाता है, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। और देखे थे हमने कि अभिक्रियाओं के प्रकार देखे थे। अभिक्रिया मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। एक संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया, चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया, 5वीं होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। आपको मैंने 2 अभिक्रिया के विषय में पढ़ा दिया था। पहली नंबर संयोजन अभिक्रिया, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे क्या कहते हैं, हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में। चलिए वीडियो में हम बनी रहिए और देर न करते हुए मैं शुरुआत करता हूं। चलिए जानते हैं कौन सी अभिक्रिया हमारी अभिक्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। देखते हैं हम क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक को विस्थापित कर देता, क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। दूसरे तत्व के यौगिक को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। अर्थात क्या, इसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व वाले यौगिक को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल, कि जब हम फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कि लोहे की अभिक्रिया हम कॉपर सल्फेट से कराते हैं। किससे कराते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा कि लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट की ब्लेंड में डुबाया जाता है तो उसका कलर क्यों चेंज होता है, यह कलर चेंज हो जाता है उसके विस्थापन कारण, उसमें विस्थापन रिएक्शन हो जाती है, इसके कारण हो जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखें कि जब लोहे की कील है, क्या है जी, लोहे की कील Fe कि इसको कॉपर सल्फेट के ब्लेंड में डुबाया जाता है। किस में डुबाया जाता है, कॉपर सल्फेट के ब्लेंड में डुबाया जाता है, तो यह बनता है FeSO4, मतलब आयरन सल्फेट बनता है और क्या अलग हो जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। यहाँ देखिए ये क्या है, लोहे से कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील किससे, लोहे से। कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील किससे, लोहे से। तो क्या कर दिया इसने, इसके साथ वाले यौगिक को अपनी ओर खींच लिया, तो क्या बनाया, आयरन सल्फेट बनाया, और क्या बनाया, कॉपर को अलग कर दिया। किसको अलग कर दिया, कॉपर को अलग कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और बताता हूँ मैं दूसरा एग्जाम्पल, जिंक की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया, जिंक की अभिक्रिया जब कॉपर सल्फेट के विलयन से कराते हैं, किससे कराते हैं, कॉपर सल्फेट से कराते हैं, तो क्या बनता हमारा, जिंक सल्फेट। क्या बनता है, जिंक सल्फेट, साथ में क्या अलग हो जाता है, हमारा कॉपर अलग हो जाता है, क्योंकि जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है किससे, कॉपर से। किससे होता है, कॉपर से। इसके लिए काम करती है अभिक्रिया श्रेणी। कौन सी श्रेणी काम करती है, अभिक्रिया श्रेणी। ऐसी श्रेणी को बोलते हैं जिसमें धातुओं का अभिक्रियाशीलता के आधार पर जमाया जाता है। किस, जो धातु मान लो ठंडे जल से अभिक्रिया करती है, जो धातु गर्म जल से अभिक्रिया करती है, जो धातु भाप के साथ अभिक्रिया करती है, जो धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ऐसे धातुओं को हम एक क्रम में जमाते, उस क्रम को बोलते हैं संक्रिया श्रेणी। कौन श्रेणी बोलते हैं, संक्रिया श्रेणी अर्थात अभिक्रिया श्रेणी बोलते हैं। इसकी मदद ली जाती है, हम कौन सी अभिक्रिया में ली जाती है, विस्थापन अभिक्रिया में ली जाती है। किस में ली जाती है, विस्थापन अभिक्रिया में ली जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम।
अब जानते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में देखते हैं क्या होती द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया देखेंगे, जानेंगे क्या होती द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। काय का आदान प्रदान होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। काय का आदान प्रदान होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जब सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम से कराते, किससे कराते हैं हम? सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से कराते। किससे कराते हैं? सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ कराया जाता है तो क्या बनता है हमारा? किससे कराते हम? बेरियम क्लोराइड के साथ कराया जाता है तो क्या बनता है हमारा? बेरियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है। और क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। आप देखेंगे ये धातु है, धातु मतलब क्या है? धनायन। इसमें क्या पाया? धनायन। यह क्या है? ऋणायन। यह क्या? धनायन। यह क्या है? ऋणायन। क्या है? धनायन। इसका धन इसके ऋण के साथ, इसका धन यहाँ देखो, इसका धन इसके ऋण के साथ कनेक्ट हो गया। ऐसे इसका धन इसके ऋण के साथ, तो यह धन और जे ऋण, धन और जे ऋण, तो क्या हुआ? आपस में आयन कैसे हो गए? एक्सचेंज हो गए। यहाँ बना जी बेरियम सल्फेट, यहाँ बना सोडियम क्लोराइड। क्या बना? सोडियम क्लोराइड। आपने देखा यहाँ क्या का आदान प्रदान होता है? आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। इसके कारण इस अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। एक बार और समझाता हूँ, देखिए। सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट है हमारा कि लेड नाइट्रेट। क्या है? लेड नाइट्रेट PbNO3 की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड के साथ किसके साथ कराते हैं? पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है हमारा? क्या बनता है? लेड आयोडाइड। क्या बनता है? लेड आयोडाइड बनता है। और क्या बनता है? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बनता है? पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है? पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। आई होप समझ गए होंगे। यह धनायन है, यह क्या ऋणायन, यह धनायन, यह क्या ऋणायन। आपस में आयन यहाँ चेंज हो गए, एक्सचेंज हो गए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इसी के साथ मैं समझाता हूँ अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? जब हम बेरियम सल्फेट सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से कराते हैं तो क्या बनता है? सोडियम सल्फेट बनता है। और क्या बनता है? NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट है, क्या है? बेरियम सल्फेट यह क्या है? अवक्षेप है। क्या है? अवक्षेप है। अब अवक्षेप के बारे में जानते हैं क्या होते हैं अवक्षेप? अवक्षेप सामान्यतः द्विविस्थापन अभिक्रिया के द्वारा इनका निर्माण होता है। अवक्षेप वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलते नहीं हैं। क्या होते हैं? जल में घुलते नहीं हैं। जल में घुलते नहीं हैं। जल में घुलते नहीं हैं। अवक्षेप वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलते नहीं हैं। जल में घुलते नहीं हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम अवक्षेप कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को बोलते हैं हम कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में, अवक्षेप के बारे में और अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में। एक बार और मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। ऐसी अभिक्रिया इसमें आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास, जब सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है और NaCl का निर्माण होता है, मतलब सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। जो बेरियम सल्फेट होता है यह क्या होता है? अवक्षेप। क्या होता है? अवक्षेप ऐसे पदार्थ को बोलते हैं जो जल में घुलते नहीं, उसे क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम और जानते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी द्विविस्थापन। कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया रेडाक्स अभिक्रिया देखते हैं। कौन सी अभिक्रिया देखते हैं? रेडाक्स अभिक्रिया देखते हैं।
क्या है हमारी अभिक्रिया? रेडॉक्स। नेक्स्ट अभिक्रिया का नाम हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। जानेंगे क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया, इसमें एक पदार्थ का उपचयन और दूसरे पदार्थ का अपचयन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन, उपचयन या अपचयन दोनों होता है, अपचयन और उपचयन दोनों होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल जानते हैं। इसमें आप दो वर्ड सुने, एक सुने उपचयन, दूसरा सुने अपचयन। उपचयन और अपचयन क्या होता है, चलिए मैं बात आपको बताता हूँ। हमारे पास क्या है? उपचयन। क्या है? उपचयन। नेक्स्ट है हमारे पास अपचयन। क्या है? अपचयन। चलिए बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको, बिल्कुल एक ही बार में समझ में आ जाएगा क्या होता है उपचयन और क्या होता है अपचयन। चलिए जानते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, ऑक्सीजन में क्या होती है? वृद्धि होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 3Cu धन क्या? O। क्या है? O। 2Cu धन क्या है? O2। तो यहाँ क्या होगा? CEO। तो यहाँ हम इसको संतुलित कर देते, किसको संतुलित कर देते? इसको संतुलित कर देते। यहाँ देखिए कॉपर कितना हमारे पास? 2। यहाँ भी कितना है? 2। ऑक्सीजन कितनी है? 2। तो यहाँ भी कितनी है? 2। यहाँ देखिए उपचयन, मतलब यहाँ ऑक्सीजन जाके क्या हो गई? जुड़ गई। ऑक्सीजन जाके क्या हो गई? जुड़ गई। कॉपर के साथ क्या जुड़ गई? ऑक्सीजन। तो यहाँ किस में वृद्धि होगी? ऑक्सीजन में क्या होगी? वृद्धि। ऐसी अभिक्रिया इसमें ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, मतलब ऑक्सीजन जाके जुड़ जाती, ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन। दूसरी हमारी अपचयन। क्या है? अपचयन। देखें अपचयन क्या होता है, इसको परिभाषा लिख लेते हैं पहले अपचयन की। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें O2 में वृद्धि, O2 में वृद्धि और H2 में क्या होती? कमी। क्या होती? O2 में वृद्धि और H2 में क्या होती? कमी होती है। ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते? उपचयन अभिक्रिया। अब बात करते अपचयन की। ऐसी अभिक्रिया जिसमें O2 में क्या होती है? कमी। O2 में क्या होती? कमी और H2 में क्या होती? वृद्धि। H2 में क्या होती? वृद्धि। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। ऐसी अभिक्रिया इसमें ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी होती है, ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम उपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया इसमें ऑक्सीजन में कमी होती है और हाइड्रोजन में क्या होती है? वृद्धि होती है, ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको बताता हूँ इनके एग्जाम्पल। क्या बताता हूँ? एग्जाम्पल। चलिए देखते एग्जाम्पल के। जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं हम? किससे कराते हैं? हाइड्रोजन से। किससे कराते हैं? हाइड्रोजन से कराते। किससे कराते हैं? हाइड्रोजन से कराते। तो क्या होता है देखिए, इसके पास ऑक्सीजन है, यहाँ क्या हो गया? जी कॉपर अलग हो जाए और क्या हो जाएगा? H2 जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? H2। क्या हो जाएगा? H2। यहाँ देखिए, यहाँ क्या था? ऑक्सीजन जुड़ी थी, इस पर ऑक्सीजन थी, यहाँ ऑक्सीजन में क्या हो गई? कमी। क्या हो गई? यहाँ इसके साथ ऑक्सीजन थी तो यहाँ इसके साथ ऑक्सीजन कैसे हो गई? कम हो गई। मतलब इसका क्या हो गया? अपचयन। इसका क्या हो गया? अपचयन। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हुई? अपचयन की। कौन सी अभिक्रिया हुई? अपचयन की। किसकी हुई? अपचयन की। इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, इससे क्या हो गई? ऑक्सीजन जुड़ गई। इससे क्या हो गई? ऑक्सीजन जुड़ गई। यहाँ जाके ऑक्सीजन क्या हो गई? जुड़ गई। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हुई? उपचयन की। कौन सी हुई? उपचयन की। कौन सी अभिक्रिया हुई? उपचयन की। चलिए एक बार और बताता हूँ। इसके पास ऑक्सीजन थी तो यहाँ इसके साथ ऑक्सीजन क्या हो गई? घट गई। क्या हो गई? घट गई। मतलब यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन। क्या हो गई? अपचयन। इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ जाके ऑक्सीजन क्या हो गई? जुड़ गई। क्या हो गई? जुड़ गई। इसके पास यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो गई? उपचयन की। क्या हो गई? उपचयन। हम बोलेंगे हाइड्रोजन का क्या हो गया? उपचयन हो गया। और क्या बोलेंगे? कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? अपचयन हो गया। कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? अपचयन। उपचयन और अपचयन दोनों मिल जाएंगे तो कौन सी अभिक्रिया बन जाएगी?
रेडक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बन जाएगी? रेडक्स अभिक्रिया बन जाएगी। चलिए जानते हैं। और इसी में दो वर्ड और आता है, अपचायक और उपचायक। क्या आता है? उपचायक और अपचायक। किसे कहते हैं हम जानते हैं। अब देखते हैं। इसके पास एक्शन थी, इसके पास एक्शन थी, इसने क्या किया? एक्शन को आगे दे दिया, इसने एक्शन को क्या कर दिया? दे दिया। जो एक्शन देता है, जो एक्शन O2 क्या करता है? देता है। O2 क्या करता है? देता है। उसे क्या कहते हैं हम? उपचायक। क्या कहते हैं? उपचायक। क्या कहते हैं उसे हम? उपचायक। ऐसी को बोलते हैं हम आक्सीकारक। क्या कहते हैं? आक्सीकारक एजेंट। कौन सा कहते हैं? आक्सीकारक एजेंट कहते हैं। कौन सा कारक एजेंट कहते हैं? आक्सीकारक एजेंट कहते हैं। जो एक्शन देता है उसे कहते हैं आक्सीकरण कारक। जो एक्शन लेता है, जो क्या करता है? एक्शन लेता है। ये क्या कर रहा है? एक्शन ले रहा है। एक्शन क्या कर रहा है? ले रहा है। इसको क्या बोलेंगे? अपचायक। क्या कहेंगे इसको? अपचायक। क्या कहेंगे? अपचायक कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? अपचायक कहेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार और बता देता हूँ। रेडक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं जिसमें एक का उपचयन और दूसरे का क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। अर्थात उपचयन और अपचयन दोनों मिला के कौन सी अभिक्रिया बनती है? रेडक्स अभिक्रिया बनती है। अपचयन और उपचयन के बारे में जानते हैं। अपचयन क्या होता है? एक्शन में कमी। और उपचयन क्या होता है? एक्शन में वृद्धि। क्या होता है? एक्शन में वृद्धि। यहाँ देखिए आपको कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से करा रहे हैं, तो कॉपर अलग हो रहा है और साथ में क्या बन रहा है? पानी। क्या बन रहा है? पानी। यहाँ देखिए इसके साथ एक्शन थी, इसके साथ एक्शन थी, मतलब यहाँ एक्शन में क्या हो गई? आगे जाके कमी। क्या हो गई? एक्शन में आगे जाके क्या हो गई? कमी। तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन। क्या हो गई? यहाँ अपचयन। इसके साथ एक्शन नहीं थी, आगे जाके एक्शन क्या हो गई? जुड़ गई। मतलब इसका क्या हो गया? इसका क्या हो गया? उपचयन। क्या हो गया? उपचयन। और अपचयन उपचयन मिल गई तो क्या बन गया? रेडक्स। क्या बन गया? रेडक्स। अब जानते इसी में उपचायक और अपचायक। उपचायक और अपचायक। जो एक्शन देता है उसे कहते हैं हम उपचायक। जो एक्शन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? हम अपचायक कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अपचायक, उपचयन और अपचयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं? अब संक्षारण। किसकी बात करते हैं? अब संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ देखेंगे। जैसे आपने देखेंगे तांबे में क्या हो जाती? काली भूरी परत चढ़ जाती है। चांदी की पायल कैसे हो जाती? काली हो जाती हैं। और देखे होंगे आपने लोहे में क्या लग जाती? जंग लग जाती। क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। या खिड़की अलमारी कैसी हो जाती है? हमारी ख़राब हो जाती, धीरे धीरे गलने लगती हैं। किसी भी चीज़ को, लोहे की चीज़ को जब बाहर छोड़ देते हैं तो वह क्या होता है? धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगता है, अर्थात उसमें जंग लग जाती है। और जंग लगना किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण। किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण। संक्षारण देखते हैं क्या होता है। जब धातु से बनी वस्तुओं, किससे बनी वस्तुओं को? धातु से बनी वस्तुओं को जब धातुओं से बनी वस्तुएं नमी या आर्द्रता के संपर्क में आती हैं। किसके संपर्क में आती हैं? नदी या आर्द्रता के संपर्क में आती हैं तो धीरे धीरे उनका क्षरण होने लगता है। क्या होने लगता है? क्षरण होने लगता है। धातुओं के क्षरण होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। धातुओं के क्षरण होने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। यह किसके कारण रहता है? नमी के कारण होता है, आर्द्रता के कारण होता है। किसके कारण होता है? नमी या आर्द्रता के कारण होता है। आपने देखो एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? लोहे में जंग लगना। किसमें जंग लगना? लोहे में जंग लगना। चांदी की पायल का काली पड़ जाना। चांदी की पायल का काली पड़ जाना। और बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब देखते हैं हम किसके बारे में? विकृत गंधता के बारे में। किसके बारे में? विकृत गंधता किसे कहते हैं? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास विकृत गंधता। क्या है? विकृत गंधिता। नाम से स्पष्ट हो रहा है। विकृत गंधता मतलब खराब बदबू।
अच्छी बदबू नहीं है, मतलब अच्छी खुशबू नहीं, मतलब क्या आ रही, हमको बदबू आ रही। देखेंगे ये विकृत गंधता क्या होता है, जब तेल, घी या वसा युक्त चीज़ों से बनी वस्तुओं को हम कहाँ छोड़ देते हैं, तेल, घी या वसा से बनी वस्तुएं खुला छोड़ देते, क्या कर देते हम, खुला छोड़ देते हैं, तो उनका स्वाद व गंध बदल जाती, स्वाद और गंध कैसे हो जाती है, बदल जाती है। स्वाद व गंध बदलने को क्या कहेंगे हम, विकृत गंधता कहते हैं। एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, आप चिप्स की पैकेट को खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, चिप्स की पैकेट को आप जैसे खुला छोड़ देंगे, 1-2 दिन बाद क्या हो जाएगा, वह उसका स्वाद बदल जाएगा, उसका गंध बदल जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, गंध बदल जाएगी। या आप पुड़ी खाते होंगे तो पुड़ी को आप 2-3 दिन तक रखने देते हैं तो उसमें फफूंद लग जाते, क्या लग जाते, फफूंद लग जाते हैं, अर्थात तो उसका स्वाद बदल जाता है और उसकी गंध बदल जाती है, क्या हो जाती है, गंध बदल जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे विकृत गंधता। इससे बचाने के लिए हम चिप्स में नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते, किस गैस का उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। मतलब विकृत गंधता कुछ नहीं है, जब ऑक्सीजन में क्या होगी, ऑक्सीजन क्या होगी, किसी भी चीज़ से अभिक्रिया करेगा तो क्या कर लेगा, वस्तुओं को खराब कर देगा, क्या करेगा, वस्तुओं को खराब कर देगा। इसी को क्या बोलेंगे हम, विकृत गंधता। इससे बचने के लिए हम चिप्स के पैकेट में क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं बजाय ऑक्सीजन गैस के। किसके भरते हैं, ऑक्सीजन गैस के। क्वेश्चन पूछा जाता है चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्वेश्चन पूछता है ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं भरी जाती, क्यों इसलिए भरी नहीं जाती कि यदि ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाएगी, इससे ऑक्सीकरण हो जाएगा, मतलब उससे स्वाद और गंध कैसे हो जाएंगी, बदल जाएंगी। वहाँ कौन सी क्रिया हो जाएगी, विकृत गंधता की क्रिया हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। यह था हमारा पार्ट 2 था, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का पार्ट 2 था। वीडियो कैसी लगी आप अपना सुझाव ज़रूर दें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप साइंस सॉल्यूशन वाला से जुड़ना ना भूलें। साथ ही आप आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपको किसी प्रकार की यदि साइंस में क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं उस टॉपिक की आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो बना के डाल दूंगा सरल तरीके से, और बिल्कुल ईजी वे में बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।